Hello students, today we will be dealing with mitochondria. हम ना 8th 9th 10th क्लास से ना पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी को डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है वो सारी हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है। लेकिन आज हम ना इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, ये सेकेंड लार्जेस्ट साइज ऑर्गेनेल होती है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, सबसे बड़ा होता है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी होती है ना, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। लेकिन हम अगर प्लांट्स की बात करें बेटा, ये थर्ड लार्जेस्ट होती है। ठीक है। सबसे बड़ा होता है बेटा न्यूक्लियस, उसके बाद होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। ठीक है। यानी ह्यूमंस के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है न्यूक्लियस, सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें बेटा, तो सी बेंडा एक ऐसा साइंटिस्ट ने था जिसने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली उसने ना ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड उठाया था एक ग्रीक वर्ड से, माइटो प्लस कॉन्ड्रियन। ठीक है। माइटो का मतलब होता है धागा, थ्रेड, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल। ठीक है। माइटो यानी धागा, कॉन्ड्रियन या फिर ग्रैन्यूल। ठीक है। एक्चुअली हमने ना जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था ना, ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे दानेदार धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे। ठीक है। उसी के बेसिस पे सी बेंडा ने इसको नाम दे दिया था। ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरा साइंटिस्ट आया था फिलिप सिटविस इन 1957। उसने इसका फंक्शन देखा था कि जितनी भी एनर्जी बनती है ना, इट इज़ फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसी वजह से उसका नाम दे दिया पावर हाउस ऑफ द सेल। जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वो एक्चुअली जो इसका ये फंक्शन था कि ये फूड्स का ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी बनाता है, इट वॉज गिवन बाय फिलिप सिटविस। ठीक है। उसके अलावा बेटा एक और साइंटिस्ट था कोलिकर इन 1857। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ना माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। ठीक है। उसने ऐसे देखा था कि कुछ ग्रैनुअल्स जैसे स्ट्रक्चर है और स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर जो एनर्जी बनाने का कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो सबसे पहले देखा था कोलिकर ने, इसका जो टर्म थी सी बेंडा ने दी थी, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल फिलिप सिटविस ने कहा था। ठीक है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें वन बाय वन। ठीक है। अगर हम इसकी शेप की बात करें बेटा, ये ग्रैनुअल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। ठीक है। ग्रैनुअल का मतलब छोटे छोटे दानेदार, फिलामेंटस का मतलब होता है छोटे छोटे फिलामेंट्स के फॉर्म में थोड़े थोड़े धागे जैसे। ठीक है। वेसिकुलर यानी जैसे आपकी वेसिकल्स होती है, स्फेरिकल यानी गोल। ठीक है। ये चार शेप में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम ये बोलते हैं ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं। प्लियो का मतलब होता है मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी देखने में ये मल्टीपल शेप शो करते हैं। ठीक है। ऑल्दो जो ग्रैनुलर और फिलामेंटस है ये सबसे मेनली फाउंड आपकी शेप्स होती हैं, और वेसिकुलर और स्फेरिकल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, यानी ये लिपिड प्लस प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि किसी पार्ट के अंदर लिपिड्स ज़्यादा हैं, किसी पार्ट के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल ये लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ठीक है। इसके अंदर बेटा खुद का एक डीएनए होता है। ठीक है। जिसको अभी आप डिटेल में पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ऐसी हमारी बॉडी में ना दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सॉरी यूकैरियोट्स में दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है, यानी खुद की ही कॉपी बनाना शो करता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स हैं जो उसका आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करने में, एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सेमी ऑटोनोमस होता है नेचर में, सेमी ऑटोनोमस। आप इसका जो डीएनए बेटा, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, देखो, ऑटोनोमस का मतलब होता है अपना काम खुद करने वाला। ठीक है। सेमी यानी आधा अधूरा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बहुत इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, बहुत सारे आरएनएस, बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स ये खुद बनाता है,
लेकिन उसको फंक्शन उस डीएनए को फंक्शन करने के लिए न्यूक्लियस के डीएनए की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। यानी वो अपने काम कर तो रहा है सारे खुद, लेकिन हेल्प वो बाहर से भी ले रहा है न्यूक्लियर डीएनए की, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस है नेचर में, ठीक है। ये जितनी भी हमारी एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। जितनी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाने वाली यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रेजेंट है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर ये एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं वो फूड, ठीक है, उसको स्प्लिट करके हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज की फिर ऑक्सीडेशन होती है फर्दर एटीपी को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो एटीपी सिंथेसिस में जो सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का काम होता है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी हम अभी आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें बेटा, ये 0.5 माइक्रोमीटर लंबा होता है और 2 to 6 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होता है इसका, यानी इसकी लेंथ है 0.5 माइक्रोमीटर और इसका डायमीटर है 2 से 6 माइक्रोमीटर के बीच में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना बेटा, जिन भी सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिन भी सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है उनके अंदर इसका नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे सीलिया, फ्लैजेला, ठीक है। स्पर्म का अगर फ्लैजेला की बात करें, उसको फटाफट फटाफट मूव करके चलना होता है ना, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, यानी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। और जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक और टर्म आती है कॉन्ड्रियोसोम्स, ठीक है। एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ना, उसका सम टोटल को हम कॉन्ड्रियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा दिखता है। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल लेयर, ठीक है। इसका डायग्राम अगर आप देखते हो, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट है बेटा इसकी मेम्ब्रेन ही, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है ना, वो बिल्कुल सेम होती है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आउटर की भी 60 से 70 है, इनर की भी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम है। ये भी लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ये भी लिपोप्रोटीन्स का बना होता है, लेकिन एक डिफरेंस है बेटा, इसके अंदर लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स का कम होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा है, लिपिड्स कम है। प्रोटीन्स में स्पेसिफिकली परमेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, सिर्फ कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनकी कंपोजिशन अलग होगी तो कहीं ना कहीं इनका फंक्शन भी अलग हो जाएगा ना, तो इसके फंक्शन में बेटा क्या होता है स्पेसिफिकली, ये ना परमेबल होता है, ठीक है। ये ना इसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोरिन्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली परमेबल हो जाता है। ये अपने थ्रू बहुत सारे जिन भी मॉलिक्यूल्स का साइज 5000 डाल्टन तक है ना, उन मॉलिक्यूल्स को ये अपने थ्रू फ्रीली पास होने देता है, ठीक है। जबकि हम इसकी बात करें, ये सेमी परमेबल होता है, यानी ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देगा, कुछ को नहीं होने देगा, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन ना हमें बिल्कुल स्मूथ सी दिखती है, देखो इस स्ट्रक्चर में देखो बेटा, इसकी मेम्ब्रेन हमें बिल्कुल स्मूथ से दिखती है, लेकिन जब हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं ना, इसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स बन जाती है, ठीक है। और इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टा, ठीक है। इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा, जिसकी वजह से ना इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और एंजाइम एक्टिविटी के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप बोलो कि इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए, एपिनेफ्रिन्स के लिए, ट्रिप्टोफैन की डिग्रेडेशन के लिए ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप क्रिस्टा की बात करो ना बेटा, इसके अंदर साइटोक्रोम सी, एटीपी सिंथेज, ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर हम इन क्रिस्टा की अरेंजमेंट या शेप की बात करें, इसके बेसिस पे ना काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, जिनके अंदर ना इसकी लेंथ ये, ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में
आपका प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बेटा, जैसे हमारे न्यूरॉन्स और स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये अरेंजमेंट है। ठीक है, कुछ के अंदर ऐसा होता है बिल्कुल, जो आपकी क्रिस्टा है ये बिल्कुल ब्रांच फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से एक नेटवर्क सा लगता है, जैसे ल्यूकोसाइट्स और पैराथायराइड ग्लैंड में होता है। ठीक है, कुछ में ऐसा होता है कि ये क्रिस्टा ना बिल्कुल हैप्जार्डली अरेंज्ड होती है, जैसे हमारे हिपैटोसाइट्स में। कुछ के अंदर ऐसा होता है कि हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, जैसे हमारे वेंट्रिकुलर पैपिलरी मसल्स के अंदर। ठीक है, कुछ के अंदर ये क्रिस्टल ना काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे इंटेस्टाइनल मसल्स के अंदर, और कुछ के अंदर तो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ठीक है, क्रिस्टल प्रेजेंट ही नहीं होती, इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी स्मूथ ही होती है। ठीक है, उसकी ये था मेम्ब्रेन्स के बारे में। अब अगर हम बात करें बेटा माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स के बारे में। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स के बारे में बात करते हैं बेटा, बेटा दो चैम्बर्स होते हैं, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है ना बेटा, इस स्पेस को हम बोलते हैं बेटा आउटर चैम्बर। ठीक है, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच में है, इसलिए हमने इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल दिया। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना ये वाला स्पेस, इसको हम बोलते हैं बेटा इंटर क्रिस्टल, सॉरी इसके अंदर वाले स्पेस को हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। ठीक है, जो ये अंदर इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्रिस्टा के बीच के जो स्पेस है हम इसको बोलते हैं इंटर क्रिस्टल स्पेस। ठीक है, तो जो ये आउटर ये है बेटा आउटर चैम्बर, ये है मैट्रिक्स, और इनके बीच का जो स्पेस होता है हल्का हल्का, इसको बोलते हैं इंटरक्रिस्टल स्पेस। ठीक है, अब हम आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर की बात करें बेटा, सबसे पहले आउटर चैम्बर दो मेम्ब्रेन के बीच में है, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, इसकी थिकनेस 20 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है, इसका डायमीटर अगर आप बात करो 40 से 50 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये ना लेस डेंस होता है और इसका एसिडिक पीएच होता है, जबकि ये ना बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स कंसनट्रेटेड होते हैं। ठीक है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस ना ये 140 से 180 एंगस्ट्रॉम के बीच में कर देता है। ठीक है, जबकि हम इनर चैम्बर की बात करें ना, इसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अभी करते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर माइटोराइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज माइटोराइबोसोम्स। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स है ना, ये 55S राइबोसोम्स होते हैं। ये फर्दर दो इसकी सब यूनिट होती है 40 से 45S या 30 से 35S। ठीक है, और इनकी जो थिकनेस होती है 120 से 150 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, दूसरा होता है बेटा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल, जिसको हम डिटेल में भी आगे करेंगे, और एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और क्रैब साइकिल में हेल्प करते हैं, इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देखो, इन जो मैट्रिक्स है इसके अंदर तीन चीज़ें, एक तो बच्चे राइबोसोम्स, ठीक है, दूसरा है डीएनए जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोलते हैं, और तीसरा इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा इसके फंक्शंस के बारे में। अगर हम अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, F0 एंड F1 पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी वी आर डीलिंग विद द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर सबसे फर्स्ट और मेजर फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली क्या होता है, आपने फूड खाया, ठीक है, फूड टूट गया ग्लूकोज में, ग्लूकोज से आया ब्लड में, ब्लड में आकर वो हमारी सेल्स में जाता है, जहाँ पर सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, जहाँ वो ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, उसके बाद बेटा वो पायरुविक एसिड एंटर करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर होती है बेटा क्रैब साइकिल्स। ठीक है, और क्रैब साइकिल में वो पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत सारी एनर्जी में। ठीक है, तो जो ये क्रैब साइकिल है ना बेटा, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है।
ठीक है। दूसरा फंक्शन में बेटा अमीनो एसिड की जो बायोसिंथेसिस होती है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्पेसिफिकली आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है ना, ये दो अमीनो एसिड्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। कैल्शियम का जो आयंस का जो कंसंट्रेशन कितनी रहेगी उसका रेगुलेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा हीट प्रोडक्शन। ठीक है, वो ब्राउन फैट्स के अंदर जो होती है ना वो एक्चुअली में ना माइटोकॉन्ड्रिया ही करा रहा होता है। ठीक है, थर्मोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, जो हीट प्रोडक्शन होती है, हम नॉन शिफ्टिंग मैकेनिज्म से अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस जो करते हैं ना, वो वाला मैकेनिज्म भी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होता है ना, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, जो ये हीम की सिंथेसिस होती है ना उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही पार्ट होता है। ठीक है, विटैलोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ यॉक। ठीक है, अब राना पाइपिन्स यानी हमारा जो फ्रॉग होता है उसमें और फ्रेश वाटर स्नेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का की जो क्रिस्टल है ना वो बिल्कुल कोने में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, और जो उसका इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है ना उसके अंदर योग बनता चला जाता है। ठीक है, यानी जो योग सिंथेसिस है वो इनर मैट्रिक्स में हो रही है इन केस ऑफ राना एंड स्नेल्स। ठीक है, उसके अलावा जो फैटी एसिड की जो इलोंगेशन होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके अलावा एक और मेजर फंक्शन होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ना जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं वो फर्दर कोई और मेजर मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे स्टीरॉयड सिंथेसिस, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल। इन तीनों की सिंथेसिस में जो हमें बाई प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से सिंथेसिस होकर ही जाते हैं। ठीक है, दिस वर सम ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग। थैंक यू।